हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अगले वीडियो में आज हम सीएफटी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न जो है डी ऑर्बिटल्स का उसका अध्ययन करेंगे। कल सीएफटी का इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्री आइडिया के बारे में अपने बात की थी। तो डी कक्षकों का विभाजन सीएफटी में जब हम सीएफटी द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं तो जो मेटल आयन होता है उसको हम जो अपने निर्देशांक बिंदु होते हैं एक्स वाई जेड, उसका जो मूल बिंदु होता है उस पर स्थित मानते हैं और लिगेंड को हम अनंत दूरी पर मानते हैं और फिर वहाँ से उस मेटल की ओर उसको अप्रोच करवाते हैं जिस ज्यामिति का संकुल अपने को बनाना हो उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति में जब लिगेंड और मेटल के बीच की अनंत दूरी यानी मेटल से लिगेंड अनंत दूरी पर स्थित है तो उसके जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल हैं वो समान ऊर्जा के यानी समबरस है, डी जनरेट है। और जब लिगेंड जैसे जैसे इसकी तरफ नज़दीक आते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के जो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं और उस रिपल्सन के कारण इन डी कक्षकों की ऊर्जा जो है वो अब समान ना रहकर डिफरेंट हो जाती है। कुछ की ऊर्जा बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। अब जो ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स के ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं यानी इनके आने वाले रास्ते पर उनकी पालियाँ पड़ती है, उनकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी क्योंकि उनके मध्य ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। और जिनकी पालियाँ थोड़ी दूर पड़ती है उनकी ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी। तो इन डी कक्षकों के विभाजन को मुख्य रूप से दो घटक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। पहला तो है कक्षकों की आकृति, यानी कक्षकों की आकृति कैसी है, उनकी पालियाँ किस तरफ पड़ती है, 3D में उसकी किस तरफ से वे अभिविन्यसित है इस बात पर। और दूसरा लिगेंड की स्थिति यानी मेटल के चारों ओर लिगेंड किस पोजीशन पे है, यानी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाइडल है, टेट्राइडल है, स्क्वायर प्लेनर है, उसके अकॉर्डिंग मेटल के किस दिशा में वो व्यवस्थित होंगे उसका पता चलेगा। तो हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला वाला आता है अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलक को हम कैसे मान सकते हैं कि एक अष्टफलक जो है उसमें मेटल आयन है वो सेंटर में है और उसके कोनों पर 6 लिगेंड प्रेजेंट है। इसको हम एक घन से निर्मित भी मान सकते हैं। कैसे, देखिएगा कि एक घन यानी एक कमरा मान लो जिसकी आकृति घन जैसी है, तो इसके बीचों बीच जो खाली स्थान है, कमरे के बीच का जो भाग है वहाँ पे मान लो सेंट्रल मेटल आयन है और इसकी 4 दीवारें हैं, एक छत हो गई, एक फर्श हो गया, 6 फलक हो गए। इन 6 फलकों के सेंटर पर लिगेंड स्थित है और इसके अंदर हम निर्देशांक वाली स्थिति देखें तो हम कोई भी 2 दीवारों को मिलाने वाली रेखा को हमने मान लिया एक्स एक्सिस है, फिर दूसरी जो 2 दीवारें बच गई उनको हमने मान लिया कि वाई एक्सिस है। तो फर्श और छत के सेंटर को मिलाने वाले एक्सिस को हम जेड एक्सिस मान सकते हैं और इन्हीं स्थिति से हम मानते हैं कि ये लिगेंड्स आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इन डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन लिगेंड्स के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर्स हैं, उनसे अफेक्टेड होंगे, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा इनका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने डी कक्षकों की आकृतियों में पढ़ा था कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक जो थे जिनको हम ईजी सेट के कक्षक मानते हैं। ई इसलिए कि ये डबली डी जनरेट है, यानी 2 कक्षक हैं, एक तो डी जेड स्क्वायर हो गया, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और जी इसलिए कि ऑक्टाइड्रल सिमेट्री है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। वो जो उनके इलेक्ट्रॉन हैं वो डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड जिसको हम T2G सेट कहते हैं, यानी ये 3 है संख्या में, ट्रिपली डी जनरेट है। इनकी तुलना में अधिक प्रतिकर्षित होंगे। कौन से वाले अधिक प्रतिकर्षित होंगे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनकी पालियाँ हमने कल देखा था कि ये एक्सिस पे पड़ती है और अष्टफलकीय संकुल में हम क्या देख रहे हैं कि लिगेंड भी एक्सिस की दिशा से आते हैं।
तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। और इनकी ऊर्जा सबसे पहले जैसे लिगेंड नज़दीक आएगा, मेटल फ्री आयन है तो उनकी 500 डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान है। उसके बाद जैसे मेटल नज़दीक आएगा तो उस पर एक सिमेट्रिकल फील्ड लगेगा जिससे 500 के 500 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक बार बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि एक्साइटेड डीजेनरेट स्टेट, जिसको रेफरेंस स्टेट भी मानते हैं। फिर जब और नज़दीक आते हैं तो जो एक्सिस पे पड़ते हैं, जिस पे लिगेंड्स के वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उनकी ऊर्जा तो उस रेफरेंस स्टेट से बढ़ जाती है, और जो सीधे रास्ते में नहीं पड़ते यानी कुछ दूरी पे पड़ते हैं उनकी ऊर्जा कुछ कम हो जाती है, लेकिन उनकी कुल ऊर्जा का जो योग है वो शून्य रहता है। और इस ऊर्जा अंतर को जैसे मान लो T2G की कम हो गई और EG सेट की बढ़ गई, तो T2G और EG सेट की जो ऊर्जा अंतर है इसको हम डेल्टा O से लिखते हैं। डेल्टा यहाँ अंतर के लिए है और O ऑक्टाहेड्रल के लिए, जिसको 10dq से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब आप डायग्रामेटिकली इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जब फ्री मेटल आयन है, कोई लिगेंड इसके चारों तरफ नहीं है, अनंत दूरी पर है, तो फ्री मेटल आयन मान लिया, तब इसके 500 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो जो फिगर ए में दिखाए हुए हैं वो डीजेनरेट स्टेट में। फिर एक सिमेट्रिक फील्ड यानी स्फेरिकल फील्ड जिसको कह सकते हैं, चारों तरफ से एक जैसा लग रहा है, जब काफ़ी दूरी पे है तो कोई प्रभाव नहीं है, एक जैसा फील्ड महसूस कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल्स सारे एक समान दर से रिपेल हुए हैं, तो इन सब की ऊर्जा एक बार बढ़ गई। फिर जब और नज़दीक लाया गया यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट किया गया, तो जो T2G सेट है यानी DXY, DYZ और DXZ, इनकी ऊर्जा तो प्रत्येक की -4 DQ से बढ़ गई, तो 3 की टोटल -4 × 3 तो कितना हो गया -12 DQ। और DZ² और X²Y² जो EG सेट है उसकी प्रत्येक की 6 DQ से बढ़ गई, यानी 2 की कितनी बढ़ गई 12 DQ, +12 DQ -12 DQ, ओवरऑल जो इनका योग है वो शून्य आना चाहिए। यानी ये हम इस जो एक्साइटेड डीजेनरेट स्टेट है ये वाली, इसके रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं कि इन T2G सेट की एनर्जी तो कम हो गई और EG सेट की एनर्जी बढ़ गई। इनका जो अंतर है वो डेल्टा O के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।